Hello everyone, take out your history book, open page number 51. Here the chapter 4, the Mughal Empire. हम यहाँ पे मुग़ल एम्पायर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उनकी मुग़ल एम्पायर एक ऐसे रूलर हैं जिनने ज़्यादा टाइम तक इंडिया में रूल किया है और बहुत वास्ट एरिया में रूल किया है। उनका जो एम्पायर था बहुत एरिया में फैला हुआ था। उनके जो बहुत सारे एरियाज इलाके हैं उनके कंट्रोल में रहे हैं और ये ऐसा एक रूलर है जिसमें ज़्यादा टाइम तक उसने इंडिया में रूल किया है। उसके पहले दिल्ली सुल्तान, तोमर्स और भी ऐसे किंगडम्स आए जिनने शॉर्ट पीरियड के लिए इंडिया में रूल किया था। हमने मुग़ल एम्पायर के कैंपेन्स और इवेंट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने उनके ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ा, उनका रिलेशंस पढ़ा, वो दूसरे रूलर्स के साथ उनका रिलेशन कैसा है। नाउ वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक, ओपन पेज नंबर 51, मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। अब हम ये देखते हैं कि मनसबदार्स और जागीरदार्स किसे बोले जाते हैं। एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू इनकम्पेंस डिफरेंट रीजन्स। जो एम्पायर था, जो मुग़ल एम्पायर था, वो बहुत वास्ट एरिया में फैला हुआ था। उनका जो एम्पायर था वो बहुत अलग अलग रीजन्स में फैला हुआ था। द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स bodies of people from the small nucleus of Turkish nobles to Randis. They expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajput, Marathas and other groups. जब मुग़ल एम्पायर्स आए तो वो हर किसी को, अलग अलग लोगों को, हर किसी को अपनी नौकरी में रख लेते हैं। मुग़ल एम्पायर्स को अपने अंडर बहुत सारे लोग चाहिए थे ताकि वो उनकी चीज़ों को, उनके रूल्स को फॉलो कर पाए और कंट्रोल कर पाए और चीज़ों को। तो वो अलग अलग लोगों को अपने अंडर में नौकरी में रख लेते थे। लेकिन जो दूसरे रूलर्स थे वो लोग सिर्फ जो हाई पोजीशन पे जो नोबल लोग होते हैं, जो इज़्ज़तदार लोग होते हैं, उनको ही नौकरी में रखते थे। जो टर्किश लोग होते हैं उनको रखते थे, जिन्हें तब के टाइम पे तुरानियंस बोला जाता था। लेकिन ये एक्सपेंड हुआ, ये चीज़ें फैली और लोग, अब रूलर्स जो होते थे वो अलग अलग लोगों को भी अपने अंडर में काम में रखते थे, जैसे कि इरानियंस हो गया, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप्स। Those who joined मुग़ल सर्विसेज were enrolled as मसमदार्स। जो मुग़ल सर्विसेज में मुग़ल्स के साथ काम करते थे, उनके अंडर में काम करते थे, उन्हें मसमदार्स बोला जाता था। उन्हें क्या बोला जाता था? मसमदार्स। The term मसमदार्स refers to an individual who holds a masam, meaning a position or rank. जो मसमदार्स हैं उन्हें उनका जो पोजीशन और रैंक दी जाती थी, उनको जो मसम होल्ड करते थे। मसम क्या होता था? जो लोग काम जिस पोजीशन में होते थे, जिस रैंक में होते थे, जो काम उनके अंडर में होता था, उनके अकॉर्डिंग उन्हें रैंक दी जाती थी। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये ग्रेडिंग सिस्टम होता था। जैसे कि आपके स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम होता है, आपको जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रेड दी जाती है। ऐसे ही मुगल्स में ग्रेडिंग सिस्टम होता था और उसके अकॉर्डिंग ही लोगों को रैंक दी जाती थी, लोगों को सैलरी प्रोवाइड की जाती थी और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनके ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार ही दिया जाता था। रैंक एंड सैलरीज वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ैड। रैंक और सैलरी किससे डिफाइन की थी? उनके न्यूमेरिकल वैल्यू ज़ैड से। उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जिस तरीके से अपनी स्किल्स शो करते थे, उसके अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकलती थी उसे हम ज़ैड बोलते हैं। The higher the Z, the more prestigious was the noble position in court and the larger his salary. जिसकी Z सबसे ज़्यादा होगी उसे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी, उसे सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाएगा, उसे सैलरी भी अच्छी दी जाएगी और उसे अच्छी पोजीशन में रखा जाएगा और उसे उसके अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी। The Masamdar's military responsibility required him to maintain a specified number of swar and cavalrymen. जो मसमदार्स होते थे जिन्हें मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी। मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब है कि जब कोई बैटल हुआ या कुछ, तो उसमें लोगों को लोग चाहिए होते कि वो लोग उस बैटल को लड़ पाए दूसरों के खिलाफ। तो उस बैटल के लिए लोग चाहिए होते थे, जिनके पास मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वही उन लोगों को प्रोवाइड करते थे और वही उन लोगों को सैलरी देते थे। The Masamdas bought his cavalryman for review, got them register their horses brand and then received money to pay them his salary.
जो मसमदार होते थे वही जो सोल्जर्स होते थे उनको इकट्ठा करते थे, एक फौज तैयार करते थे। वही लोगों को उनके अकॉर्डिंग हॉर्सेस दिए जाते थे लड़ाई के लिए, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती थी और फिर उनको सैलरी भी दी जाती थी। मसमदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर्स। मसमदार अपनी सैलरी जो रेवेन्यू लोगों से इकट्ठा होता है उसी से सैलरी दी जाती थी मसमदार को, जिन्हें जागीर बोलते हैं। विच वॉज समवॉट लाइक इक्ताज। आपने इक्ताज और मुक्तीज पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में, मैंने आपको बताया एक वीडियो में इक्ताज और मुक्तीज के बारे में। इक्ता कौन होते हैं, जो रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, और मुक्तीज कौन होते हैं, वो रेवेन्यू जिनको एज ए सैलरी दी जाती है। तो ऐसे ही मसमदार में होता है कि जिन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करके उस रेवेन्यू से सैलरी दी जाती है उसे जागीर बोलते हैं। But unlike Muktis, most Mansabdars did not actually reside in or administrative their जागीर्स। जो मसमदार होते हैं वो लोग एक्चुअली अपने एडमिनिस्ट्रेटिव के अकॉर्डिंग ही अपनी जागीर लेते हैं, जो सैलरी लेते हैं। They only had right to the revenue of the assignments which were collected from their SS servant, while the Masamdars themselves serve in some part of the country। मसमदार में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जो उनको जिस टाइप से रैंक और पोजीशन दी जाती है और जिस टाइप की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम होता है उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी दी जाती है। In Akbar, resigned these Jagirs were carefully assessed so that their revenue was roughly equal to the salary of the Masamdars। जब अकबर का राज चलता था, जब अकबर का शासन था, तब अकबर बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करता था। तो जब अकबर का शासन था तो तब जब रेवेन्यू आता था, रेवेन्यू कलेक्ट होता था, तो रेवेन्यू आता था तो उसके अकॉर्डिंग ही मसमदार थे, मसमदार उसके अकॉर्डिंग थे, इसलिए जो सैलरी थी वो लोगों को प्रोवाइड की जाती थी इक्वली। बाय Aurangzeb resigned, this was no longer the case and actual revenue collected was often less than the granted sum। लेकिन जब औरंगजेब का शासन आया तब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जितना आता था उस हिसाब से उनको ज़्यादा सैलरी पे करनी पड़ती थी, मतलब रेवेन्यू कम आता था और सैलरी ज़्यादा पे करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि मसमदार ज़्यादा थे, उनने बहुत ज़्यादा लोगों को काम में रख लिया था और जिससे रेवेन्यू बहुत कम आता था लेकिन उन्हें सैलरी बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती, जिससे वो लॉस में जा रहे थे। There was also a huge increase in the number of Masandars, which meant a long wait before they receive a Jagir। These and other factors created a shortage in the number of Jagirs, जिसकी वजह से रेवेन्यू कम होता गया और मसमदार बढ़ते गए, जिससे उनके पास सैलरी नहीं थी लोगों को पे करने के लिए, इसलिए वो कुछ लोगों को सैलरी पे करते थे, कुछ लोगों को नहीं करते थे। एज अ रिजल्ट मैनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट अ मच रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हेन दे हैड अ जागीर। इसलिए वो लोग जो जिनसे रेवेन्यू इकट्ठा करते थे उनसे और लोगों से रेवेन्यू, जो लोग रेवेन्यू दे भी नहीं पाते थे, जो लोग टैक्स पे भी नहीं कर पाते थे, उनसे भी ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे। Aurangzeb was unable to control these developments in the last year of his reign and the peasantry therefore suffered tremendously। जो औरंगजेब का जब आखिरी साल था शासन का, तब उनके कंट्रोल में नहीं था कुछ भी, वो ठीक से कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से जो किसान लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनसे भी टैक्स लिया जा रहा था और जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से वो सर्वाइव कर रहे थे। तो औरंगजेब का जब शासन था चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी थी, लोगों को रेवेन्यू जितना मिलता था उससे ज़्यादा लोगों को मसमदार से उनको ज़्यादा पे करना पड़ता था। मसमदार उसमें नंबर ऑफ मसमदार बहुत ज़्यादा थे और रेवेन्यू कम था, सैलरी इसलिए कुछ लोगों को मिलती थी, कुछ लोगों को नहीं मिलती थी। कुछ लोगों को पे करने के लिए लोग रेवेन्यू और ज़्यादा लेते थे, जिससे जो किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती थी क्योंकि उनसे भी रेवेन्यू लिया जाता था। जब अकबर का शासन था तो बहुत चीज़ें बहुत मैनेज होकर चलती थी, जितना रेवेन्यू आता था उसके अकॉर्डिंग ही मसमदार होते थे। ओके, थैंक यू।